स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ और हम छठे घंटे में प्रवेश कर रहे हैं 52 पत्ते के। देवराज चौहान को एक दूसरा देवराज चौहान मिल गया है जिसका नाम सूरज है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चलिए छठा भाग शुरू करते हैं। 52 पत्ते पार्ट 6। सुबह 7 बजे जगमोहन सोहनलाल के पास आ पहुंचा। क्या रहा? जगमोहन ने पूछा। सोहनलाल ने कहा, बंगले से कोई निकला नहीं। आगे का काम तुम संभालो। मैं शाम 4 बजे तक अपने किसी काम में व्यस्त हूँ। उसके बाद फोन पर बता देना कहाँ आना है, पहुंच जाऊंगा। सोहनलाल वहां से हटा और कुछ दूर खड़ी कार में बैठकर चला गया। जगमोहन की नजर बंगले पर टिक गई। वो ऐसी दिशा में मौजूद था कि बंगले के भीतर से उसे देख पाना आसान नहीं था। 8 बजे उसने गेट पर खड़े चौकीदार को बदलते देखा। उसकी जगह दूसरे कल वाले चौकीदार ने ले ली थी। जगमोहन की निगाह बराबर बंगले पर थी। 9:15 बजे उसने एक कार बंगले से निकलती देखी। कार को एक युवक चला रहा था। जगमोहन समझ गया कि यह मदन का बेटा विजय है। देखते ही देखते कार दूर होती चली गई, नजरों से ओझल हो गई। गेट को चौकीदार ने बंद कर लिया था। जगमोहन वहीं रहा। वक्त बीता। 11:15 बजे जगमोहन ने गेट खुलते देखा और एक कार को बाहर आते देखा। फौरन पहचान गया कि यह कार मदन की है। कार को ड्राइवर चला रहा था। पीछे की सीट पर किसी व्यक्ति के बैठे होने की झलक मिली, जो यकीनन मदन ही हो सकता था। जगमोहन तेजी से चलता कुछ दूर खड़ी अपनी कार तक पहुंचा, भीतर बैठा और कार स्टार्ट करके तेजी से उधर दौड़ा दी जिधर मदन की कार गई थी। मिनट भर में ही मदन की कार की झलक पा ली। फिर मदन का पीछा शुरू हो गया। सड़कों पर भीड़ थी, पीछा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। 40 मिनट बाद जगमोहन ने मदन की कार को एक मार्केट में रुकते देखा और चंद कदमों की दूरी पर डायमंड हाउस का शोरूम नजर आ रहा था। जगमोहन ने भी कार एक तरफ ले जा रोकी। मदन को कार से निकलकर डायमंड हाउस की तरफ बढ़ते देखा। अपनी कार में बैठे जगमोहन मदन को देखता रहा। वो शीशे का दरवाजा धकेलकर डायमंड हाउस में प्रवेश कर गया। जगमोहन सोच रहा था कि अब यहां पर मदन की वापसी के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। क्या पता मदन शोरूम से शाम को बाहर निकले। जगमोहन कार में ही रहा, लेकिन जगमोहन को दिन भर का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो 1 बजे शोरूम से बाहर निकलता दिखा और अपनी कार की तरफ बढ़ा। कार के पास पहुंचकर 2 मिनट उसने ड्राइवर से बात की, फिर उससे चाबी लेते देखा। ड्राइवर एक तरफ खड़ा हो गया। मदन को कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते देखा। जगमोहन एकाएक सतर्क हो गया। आंखें सिकुड़ी, दिमाग तेजी से दौड़ा। मदन कार पर कहीं अकेला जा रहा था। ड्राइवर को यहीं छोड़ दिया था। स्पष्ट था कि वो किसी खास जगह जा रहा था और ये वही जगह हो सकती थी जहां श्रेया को कैद में रखा हुआ था। मदन की कार वहां से निकली तो जगमोहन ने सावधानी से कार को उसकी कार के पीछे लगा दिया। भीड़ भरी सड़कों पर जगमोहन आराम से मदन के पीछे लगा रहा। आधे घंटे बाद जगमोहन ने मदन की कार को एक सोसाइटी में प्रवेश करते देखा जहां फ्लैट बने हुए थे। जगमोहन भी कार को भीतर लेता चला गया और जहां मदन ने कार रोकी उसने कुछ दूरी पर अपनी कार रोक दी। मदन कार से निकलकर फ्लैटों की एक इमारत की तरफ बढ़ा तो जगमोहन उसके पीछे चल लग गया। 5 मिनट बाद उससे उस इमारत की पहली मंजिल की बेल बजाते देखा मदन को। फौरन ही दरवाजा खुला और मदन भीतर प्रवेश कर गया। फ्लैट का दरवाजा बंद हो गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट तैयार किया। वो बाहर जाने को तैयार था। नोरा भी ब्रेकफास्ट के दौरान टेबल पर मौजूद थी। वो गंभीर, व्याकुल और कुछ चिंतित लग रही थी। भानु और प्रेमवती वहीं मौजूद रहकर उनकी जरूरतें पूरी कर रहे थे। देवराज चौहान जब ब्रेकफास्ट के बाद जाने लगा तो नोरा कह उठी, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा। डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे श्रेया की चिंता है। वो किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा।
लेकिन तुम जा कहाँ रहे? चिंकी को ढूंढने। नोरा को परेशान हाल छोड़ देवराज चौहान बाहर आ गया। पोर्च में खड़ी एक कार ले प्यारेलाल रतन सिंह ने ड्राइवर के तौर पर साथ जाना चाहा तो देवराज चौहान ने इनकार कर दिया और कार सहित बंगले से बाहर आ गया। आज देवराज चौहान ने लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट के में केबिन लेने के लिए जो फॉर्मेलिटीज थी, उन फॉर्मेलिटीज की तैयारी करनी थी। वहां से देवराज चौहान सीधा अपने बंगले पर पहुंचा और वहां से जरूरी कागजात, सुरेंद्र पाल नाम से बैंक अकाउंट की चेकबुक, अपनी 3 तस्वीरें और कुछ कैश लेकर ब्रीफकेस में रखा कि तभी फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। आगे का क्या प्रोग्राम है भतीजे? मदन का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। आज दूसरा दिन है। तुम? देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। श्रेया अभी जिंदा है, उसकी आवाज सुनना चाहोगे? मदन के हंसने की आवाज आई। बात कराओ। देवराज चौहान का स्वर बेहद सख्त था। करो, करो, अपनी बहन से बात करो, जी भर कर बात करो। 2 पल बीते कि श्रेया की घबराई आवाज कानों में पड़ी। भैया, तुम कहाँ हो भैया? मुझे यहां से ले जाओ। तुम कहाँ हो चिंकी? देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर पूछा। मैं नहीं जानती, पर ये फ्लैट है कोई। ये मुझे बेहोश करके यहाँ लाए थे। मुझे बचा लो भैया। चाचा बहुत बुरा इंसान। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? 2। चाचा तीसरा है। ये मुझे इनसे डर लगता है भैया। इन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ दी? नहीं भैया, पर ये मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। चाचा कहता है कि सूरज का दिमाग खराब हो गया है जो मेरे से पंगा ले रहा है। वो कहता है मेरी जिंदगी के 2.5 दिन बचे हैं, उसके बाद चाचा मुझे मार। श्रेया की आती आवाज रुक गई। उसके बाद मदन की कमीनगी से भरी आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। दिल को ठंडक तो मिल गई होगी अपनी प्यारी बहन से बात करके। चिंकी को छोड़ दे मदन, बंगला मेरे नाम कर दे, उसके बाद हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तब तुम भी मजे करो, मैं भी मजे करूंगा। कुछ खामोशी के बाद देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी फैसला नहीं किया है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। सोच ले भतीजे, अभी 2.5 दिन बाकी हैं। मुझे मालूम है तो अपनी प्यारी बहन से जुदा नहीं रहना चाहेगा। ठीक कहा ना मैंने? मुझे फोन कर देना जब भी तेरा दिमाग ठीक से काम करने लगे, फिर बात करेंगे भतीजे। टाटा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। देवराज चांद ने जगमोहन को फोन किया। कहो। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैं मदन के पीछे हूं। इस वक्त मदन है कहाँ? देवराज चौहान ने पूछा। एक सोसाइटी के फ्लैट में है, कहकर जगमोहन ने उधर से फ्लैटों का पता बताया। श्रेया उसी फ्लैट में है जगमोहन। तुम्हें कैसे पता? जगमोहन ने दूसरी तरफ से फौरन पूछा। अभी मदन का फोन आया था, फिर उसने श्रेया से मेरी बात कराई। ओह, तब तो हमने आसानी से श्रेया को ढूंढ लिया। वहां नजर रखो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। मदन यहां से जाए तो? जाने देना, उसे कुछ नहीं कहना है। हमने वहां से श्रेया को निकालना है। मदन को कुछ भी नहीं कहना है? मैं मदन को दूसरी तरह से झटका देना चाहता हूं, उसके वॉल्ट का केबिन खाली करके। लेकिन तब भी वो बंगला लेने के लिए इस परिवार के पीछे लगा रहेगा। तब मदन को हम संभाल लेंगे, पहले उसकी दौलत उड़ाना चाहता हूं। केबिन में 50 करोड़ तो सूरज के पिता का ही रखा हुआ है। मेरे ख्याल में इतनी या इससे ज्यादा दौलत मदन की भी होगी। 100-150 करोड़ की दौलत मदन के केबिन में हो सकती है। इतनी दौलत को हाथ से निकलते पाकर मदन पागल हो जाएगा। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब तुमने मदन पर नहीं, उस फ्लैट पर नजर रखनी है जहां इस वक्त मदन मौजूद है। अगला दृश्य। देवराज चांद के फोन के बाद जगमोहन इमारत के भीतर पहुंचकर उस फ्लैट पर नजर रखने लगा जिसका दरवाजा बंद था। हालांकि इमारत के भीतर रहना उसके लिए ठीक नहीं था। लोग आ जा रहे थे और कोई भी उस पर शक कर सकता था कि वो खामखा यहां टहल रहा है।
जबकि जगमोहन के दिमाग में एक ही बात थी कि श्रेया का अपहरण करके उसे इसी फ्लैट में रखा हुआ है। ऐसे में फ्लैट के करीब रहकर नजर रखना जरूरी था। वो अब श्रेया को खोना नहीं चाहता था। देवराज चौहान कभी भी वहां आ सकता था। उसके बाद श्रेया को यहां से आजाद कराया जाएगा। दोपहर का 1 बजने जा रहा था। 1:30 बजे के करीब दो बदमाश टाइप व्यक्ति इस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे। कॉल बेल बजाई। ये देखकर जगमोहन वहां से दूर हो गया कि वो उस पर किसी तरह का शक न करें, परंतु उसकी नजरें दूर रहकर भी दूसरी तरफ रही। दरवाजा खुला। वो दोनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाजा बंद हो गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन किया। कहो। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। दो आदमी अभी उसी फ्लैट में गए हैं। वो बदमाशों जैसे लोग थे, जगमोहन ने बताया। दो और आदमी? एक लड़की को संभालने के लिए 4 आदमी बहुत ज्यादा हैं, उधर से देवराज चौहान ने कहा। 4 कैसे हो गए? श्रेया ने मुझे बताया था कि उसके पास मदन के अलावा 2 आदमी मौजूद हैं। क्या फ्लैट से कोई बाहर निकला? नहीं, पक्का नहीं। तो 4 आदमियों का श्रेया के क्या पास क्या काम? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। मदन भीतर है? हाँ, वो बाहर नहीं निकला। फ्लैट में कुछ हो रहा है। शायद शायद मदन श्रेया को कहीं और ले जाने वाला है। कहीं और? जगमोहन चौंका। हाँ, इतने लोगों का तो यही मतलब निकलता है कि श्रेया पर मानसिक दबाव डाला जाए कि वो खामोशी से उनके साथ चले। कहीं वो श्रेया के साथ कुछ बुरा तो नहीं करने जा रहे? मदन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी भतीजी है। फिर उसने 4 दिन का वक्त दे रखा है मुझे। तुम कहाँ हो? अपने बंगले पर। बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। तुम वहीं नजर रखो। अगर वो श्रेया को कहीं ले जाए तो उनका पीछा करो। मैं तुम्हारे पास 30-35 मिनट में। कहो तो मैं श्रेया को वहां से निकालने की चेष्टा करूं? जगमोहन ने कहा। ऐसा मत करना। वहां 4 लोग हैं। उनके पास हथियार भी होंगे। वह मदन भी वहां मौजूद है। मदन किसी भी हाल में श्रेया को हाथ से निकलने नहीं देगा। तुम्हारे कुछ करने की वजह से वो श्रेया को नुकसान भी पहुंचा देगा। इस वक्त मगर मदन पागल हुआ पड़ा है कि चाहे कैसे भी हो सूरज से बंगला ले लो। उसे सिर्फ 200 करोड़ नजर आ रहा है। तुम मदन को इतना ढीला क्यों छोड़ रहे हो? मतलब? हम मदन की गर्दन पकड़ सकते हैं या उसके बेटे विजय का अपहरण करके श्रेया का सौदा कर सकते हैं। हम मदन मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कि श्रेया को मैं कभी भी आसानी से हासिल कर सकता हूं। मैं मदन का केबिन खाली करके उसे तगड़ा झटका देने की तैयारी में हूं। मदन सोच रहा है कि उसने श्रेया का अपहरण करके कोई बड़ा काम कर लिया है, जबकि मदन बच्चों की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ये शरीफों की कमीनगी से भरी लड़ाई है। खुद को शरीफ कहने वाले घटिया लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। मैं भी जो काम कर रहा हूँ शराफत से कर रहा हूँ। ये अंडरवर्ल्ड का झगड़ा नहीं है, इसलिए मैं मदन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वो करना चाहता है उस पर उसे हार देता रहूंगा। जैसे कि बहुत जल्द उसका केबिन खाली कर दूंगा। जैसे कि बहुत जल्द श्रेया को मदन के हाथों से निकाल लूंगा। केबिन से 100 करोड़ के ऊपर की दौलत को पाकर वो अपना सिर पकड़ लेगा। ये मेरा ही ख्याल है कि उसमें 100-150 करोड़ की दौलत होगी, परंतु ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है हम आज ही श्रेया को छुड़ा लें। मैं तुम्हारे पास 30-35 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आ जाओ, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। 5 मिनट बीते कि जगमोहन का फोन पुनः बजा। हेलो। मैं फुर्सत में हूं अब। सोहनलाल की आवाज आई। मेरी जरूरत हो तो कहो, अभी आ जाता हूं। जगमोहन ने बताया कि वो कहां पर है। सोहनलाल ने कहा कुछ ही देर में वो उसके पास पहुंच जाएगा। तभी उस फ्लैट का दरवाजा खुला। जगमोहन 20 कदम दूर तब लिफ्ट के पास खड़ा था। फ्लैट से मदन को निकलते पाकर सतर्क हो गया। वो इसी तरफ आ रहा था। जगमोहन समझ गया कि मदन लिफ्ट से या सीढ़ियों से नीचे जाएगा। अब जगमोहन के पास वक्त नहीं था वहां से हटने का। मदन उसे देख चुका था। ऐसे में जगह छोड़ना मदन के मन में संदेह पैदा करने वाली बात थी। मदन उसके पास से निकला। उसने सरसरी निगाह जगमोहन पर मारी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जगमोहन वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। जगमोहन ने देखा सीढ़ियां उतरते मदन ने फोन निकाला था और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया था। जगमोहन लिफ्ट का इस्तेमाल करके मदन से पहले नीचे पहुंच सकता था, परंतु समस्या ये आ रही थी
कि अगर मदन की निगाह नीचे उस पर पड़ गई तो वो शक खा जाएगा कि उसका पीछा हो रहा है। लेकिन जगमोहन का इरादा अब श्रेया पर नजर रखने का था। देवराज चौहान ने भी ऐसा ही कहा था। जगमोहन वहीं खड़ा रहा। मिनट भर ही बीता कि उस फ्लैट का दरवाजा खुलते और दो बदमाश टाइप व्यक्तियों को पुनः बाहर निकलते देखा। जगमोहन सतर्क हो गया। तभी देखा कि उनके पीछे कुछ देर पहले आए दोनों बदमाशों के बीच एक मासूम डरी सी लड़की फंसी चल रही है। जगमोहन तुरंत समझ गया कि यह श्रेया है। चार बदमाशों ने उसे घेर रखा है, यानी कि श्रेया को यहां से कहीं और ले जाया जा रहा है, जगमोहन ने सोचा। जगमोहन अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। वो पास आते जा रहे थे। वो वक्त तभी आया जब वो श्रेया को अपने साथ रखे उसके पास से निकले। परंतु जगमोहन उस वक्त बुरी तरह चौंका जब बाकी के दो उसके पास रुक गए। जगमोहन ने उन दोनों को देखा। दोनों कहर भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मदन साहब का पीछा करता है हरामी, एक ने खतरनाक स्वर में कहा। तभी दूसरे का घूंसा वेग के साथ उसकी कनपटी पर पड़ा। जगमोहन की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। अगले ही क्षण एक के बाद एक दो घूंसे उसकी कनपटी पर पड़े तो उसका मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। भरसक प्रयत्न किया कि टांगों पर खड़ा रह सके, परंतु चेतना लुप्त हो गई। घुटने मुड़े और वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुआ। लगा कि उसे किसी ने थाम लिया है, फिर नीचे लेटा दिया। उसके बाद का कुछ याद नहीं। अगला दृश्य। जगमोहन को होश आया। उसे लगा कि वो ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा, शायद 15 या 20 मिनट। अपना चेहरा पानी से भीगा महसूस किया। कमीज भी कुछ गीली थी। लोगों की आवाजें उसके कानों में पड़ी। पता नहीं वो क्या कह रहे थे। धीरे धीरे जगमोहन का मस्तिष्क सतर्क हो गया। फिर उसने आंखें खोली। लोगों का घेरा बनाए अपने आसपास खड़े देखा। ये लोग यहीं के रहने वाले थे। वो यहीं था, लिफ्ट के पास। उसे होश में लाने के लिए उस पर पानी के छींटे भी मारे गए थे। उस भीड़ में सोसाइटी के दो गार्ड भी खड़े थे। जगमोहन उठ बैठा। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कौन हो, बेहोश कैसे हुए, ऐसे कई सवाल उसके कानों में पड़े। जगमोहन खड़ा हुआ और लोगों को देखकर बोला, मैं ठीक हूं। पर तुम्हें हुआ क्या, एक ने पूछा। क्या किसी ने मारा, दूसरे ने पूछा। मुझे चक्कर आ गया था तभी बेहोश होकर गिरा। ये झूठ बोलता है, तभी भीड़ में खड़ी एक औरत ने कहा। मैंने देखा था, दो आदमी से मार रहे थे। तुम इस सोसाइटी में तो नहीं रहते, एक व्यक्ति बोला। मैं उस फ्लैट में आया था। जगमोहन ने उस फ्लैट के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां श्रेया को रखा गया था। वो फ्लैट तो खाली है। क्या, जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उसमें कोई नहीं रहता। महीना पहले ही किराएदार ने वो फ्लैट खाली कर दिया था। नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम वहां किससे मिलने आए थे? राजन मल्होत्रा से। इस नाम का आदमी तो शायद सोसाइटी में भी नहीं रहता। तभी जगमोहन को सोहनलाल दिखा। सोहनलाल भांपने की चेष्टा में था कि क्या हुआ, यहाँ लोग क्यों इकट्ठा हैं। जगमोहन आगे बढ़ा और सोहनलाल का हाथ पकड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। यहाँ क्या हो रहा है, सोहनलाल ने पूछा। मामला बिगड़ गया, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। मदन को अपना पीछा किए जाने का पता चल गया था। उसके आदमियों ने मुझे बेहोश कर दिया और श्रेया को यहां से ले गए। वो लड़की यहाँ थी? हाँ, मदन ने उसे यहीं के एक फ्लैट में रखा हुआ था। तुमने लड़की को यहां से निकालने की चेष्टा नहीं की? सोहनलाल ने कहा। कुछ देर पहले ही मुझे यहाँ श्रेया के यहाँ होने का पता चला था। मैंने देवराज चौहान को बताया तो उसने कहा कि वो पहुंच रहा है। इस बात के बाद इस बात के कुछ देर बाद ही ये सब हो गया। जगमोहन ने सारी बात बताई। वो नीचे खड़ी कार तक आ पहुंचे। जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन किया। बात हो गई। मैं आ पहुंचा हूं, देवराज चौहान ने कहा। सोसाइटी के बाहर ही मिलो, सोहनलाल मेरे साथ है। मामला बिगड़ गया है। जगमोहन और सोहनलाल कार पर सोसाइटी से बाहर निकले और एक किनारे पर रुक गए। तुम्हारी कार कहाँ है, जगमोहन ने पूछा। उस तरफ खड़ी है, सोहनलाल ने एक तरफ इशारा किया। 5 मिनट ही बीते कि उनकी कार के पीछे देवराज चौहान की कार आ रुकी। देवराज चौहान अपनी कार से निकला और जगमोहन वाली कार में आ बैठा। क्या हुआ, देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने सब कुछ बता दिया।
देवराज चौहान गंभीर हो गया। तो श्रेया को तुमने देखा? वो तुम्हारे सामने से निकली? देवराज चौहान ने बोला। दो ने लड़की को घेर रखा था। वो घबराई हुई थी। यकीनन कुछ ना करने को कहकर उसे धमका रखा होगा। मदन को कब पता चला कि उसका पीछा हो रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। कह नहीं सकता। सोसाइटी तक पहुंचने तक तो सब मुझे ठीक लग रहा था। गलत हुआ। अगर मदन को पीछा होने का शक ना होता तो आज हम श्रेया को वापस पा लेते। देवराज चौहान ने कहा। श्रेया को यहां से हटाने की वजह यह थी कि मदन को पता चल गया था कि उसका पीछा हो रहा है। अब क्या किया जाए? सोहनलाल ने पूछा। मदन पर ही नजर रखनी होगी। उसका पीछा करके ही पता चलेगा कि श्रेया को कहाँ रखा गया है। अब तो मदन सतर्क हो गया होगा, जगमोहन ने कहा। उसे पता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। अपनी कारें बदल लो, चेहरे पर मेकअप कर लो। अगले 2 दिन में हमने हर हाल में श्रेया को ढूंढ निकालना है, वरना उसके बाद मदन श्रेया को नुकसान पहुंचा सकता है। देवराज चौहान ने कहा। वो श्रेया को कुछ नहीं कह सकेगा, जगमोहन बोला। वो कैसे? उसने 4 दिन का वक्त दिया है। अगर वो बीत गया तो हम मदन के बेटे को विजय को उठा लेंगे। अपने बेटे की खैरियत की खातिर वो श्रेया को सलामत रखेगा। कुछ पल चुप रहकर देवराज चौहान ने कहा। इस बारे में भी सोच लेंगे, परंतु श्रेया को पहले ढूंढ निकालें तो वो अच्छा रहेगा। इस वक्त मदन कहाँ होगा ये पता लगाना कठिन है। शायद वो इस वक्त श्रेया के साथ उस नई जगह पर हो जहां श्रेया को अभी अभी ले जाया गया है। अब वो श्रेया के पास जाने में सावधानी का इस्तेमाल करेगा। तुम दोनों में से एक डायमंड हाउस पर नजर रखे, दूसरा मदन के बंगले पर। जहां वो दिखे उसके बाद वो नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। अपनी कारें बदल लो, चेहरे पर मेकअप कर लो कि मदन फौरन ना पहचान सके तुम लोगों को। तुम क्या कर रहे हो? जगमोहन ने पूछा। मैं, देवराज चौहान कार का दरवाजा खोलता हुआ बोला, लक्ष्मीचंद प्राइवेट वॉल्ट में डकैती डालने की तैयारी कर रहा हूँ। वॉल्ट में मदन के केबिन में मौजूद दौलत को वहां से निकालना है। देवराज चौहान उस कार से निकलकर अपनी कार में जा बैठा। इससे पहले कि कार स्टार्ट करता उसका फोन बज उठा। देवराज चौहान ने फोन की स्क्रीन पर नजर मारी। ये मदन की कॉल आई थी। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। परेशानी तो हो रही होगी भतीजे। मदन का कड़वा व्यंग भरा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। कैसी परेशानी? देवराज चौहान का स्वर शांत था। श्रेया तक पहुंचने में इतनी मेहनत की, लेकिन वो हाथ से निकल गई। माथा तो पीट रहे हो गए। वैसे बड़ी हिम्मत का काम कर रहा है। मुझे आशा नहीं थी कि तू मेरा मुकाबला करने की कोशिश कर सकता है। क्या सोचता है, श्रेया को मेरे हाथों से छीन लेगा? ये भूल है तेरी। अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है। बच्चा है। जानता है पीछा करने वाले को मैंने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? कल तू उसके साथ सुनीता के पास बंगले पर आया था। रात को सुनीता ने बताया था तेरे साथ कोई और भी था। मेरे बंगले पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो तेरे साथी का चेहरा देखा। और आज जब मैं बंगले से निकला तो कुछ देर बाद मैंने इत्तेफाक से ही उसे कार पर अपना पीछा करते देखा, तो तेरी चाल समझ गया मैं। उधर से मदन हंसा। तूने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। देवराज चांद होंठ भींच कर बोला। रास्ते में मत आ, मैं फिर कहता हूं। तू अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है। मदन के आने वाले स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। जो मैं कहता हूं मान ले। चुपचाप बंगला मेरे नाम कर दे। तूने 4 दिन का वक्त दिया है मुझे, देवराज चौहान ने कहा, और आज दूसरा दिन बीत जाएगा। जब 4, मतलब कि तू सोचता है तब तक श्रेया को ढूंढ निकालेगा? और मैं क्या सोचता हूं इससे तेरा कोई मतलब नहीं। 4 दिन तक श्रेया का कुछ बिगड़ा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। मुझे धमकी देता है? जो समझ रहा है वो समझ ले। श्रेया का बाल भी बांका किया तो भतीजे। दूसरी तरफ से मदन ने हंसकर कहा, जो भी हो, श्रेया मेरी भतीजी है। मैं उसे 4 दिन तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 4 दिन पूरा होने तक बंगला तूने मेरे नाम नहीं किया तो तब श्रेया की लाश ही मिलेगी तुझे।
4 दिन पूरे होने पर बंगला तुम्हें मिल जाएगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। इस वक्त देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में दरिंदगी मचल रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान शाम 6 बजे सूरज के बंगले पर पहुंचा। दरबान ने फौरन गेट खोल दिया। इससे पहले कि देवराज चौहान गाड़ी को भीतर ले जा पाता, भीतर से इंस्पेक्टर जीवन ताड़े बाहर आता दिखा। गेट के बाहर एक तरफ उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। देवराज चौहान की निगाह भी उस पर जा टिकी। उसे देखते ही सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े मुस्कुराकर फौरन उसके पास पहुंचा। नमस्कार सर, जीवन ताड़े ने अदब से कहा। यहां से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। देवराज चौहान ने ताड़े को गहरी निगाहों से देखा। ताड़े कुछ सकपका सा उठा। किस काम के लिए आए थे? देवराज चौहान ने पूछा। यूं ही सर, मैं तो। झूठ मत बोलो इंस्पेक्टर, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात कुछ और है, देवराज चौहान ने कहा। जी वो मैडम ने कहा था कि जब आप मिल जाएं तो वो 50,000 रुपया मुझे इनाम देंगी। इसी कारण मैं आपको ढूंढने में बहुत मेहनत कर रहा था, सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े ने धीमे स्वर में कहा। समझा। तुम 50,000 लेने आए थे? मिला? दिया मैडम ने? 10,000 दिया है, मैडम ने कहा, बाकी बाद में। तभी पास में मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उधर देखा तो फौरन सतर्क हो गया। वो सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर था, जो कल मदन के बंगले पर मिला था, जिसने उसके डकैती मास्टर देवराज चौहान होने का शक जाहिर किया था। इस वक्त उसके साथ पीछे की सीट पर एक हवलदार भी मौजूद था। इस पुलिस वाले का यहाँ आना खतरे की घंटी जैसा था। देवराज चौहान ने खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ताड़े ने देवराज चौहान को देखा, अशोक मावेलकर की तरफ देखा, फिर बोला, आप इन्हें जानते हैं सर? कल किसी के यहाँ इनसे मुलाकात हुई थी, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। तभी भीतर से रतन सिंह निकलकर वहां पहुंचा। मालिक, गाड़ी भीतर लगा दूं? रतन सिंह ने पूछा। देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिला दिया। रतन सिंह गाड़ी में जा बैठा। तब तक अशोक मावेलकर कांस्टेबल के साथ आ पहुंचा। उसकी पैनी निगाह देवराज चौहान पर थी। कहो इंस्पेक्टर, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यहां कैसे आना हुआ? कल से ही उलझन में हूं। अशोक मावेलकर ने जीवन ताड़े को देखा। तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये सूरज साहब हैं, इस बंगले के मालिक। और इनका चेहरा देखकर मुझे डकैती मास्टर देवराज चौहान बार बार याद आ रहा है। कल से रात को ठीक से नींद भी नहीं ले सका। डकैती मास्टर देवराज चौहान? ताड़े हैरानी से बोला। मैं समझा नहीं। तुमने डकैती मास्टर देवराज चौहान को देखा है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, पर मैंने एक बार उसकी तस्वीर देखी थी और वो तस्वीर सूरज साहब की लगती है। सूरज साहब की? ताड़े ने देवराज चौहान पर नजर मारी। तुम्हें लग रही है? इन्हें तो मैं पुराना जानता हूं। कितना पुराना? 10-12 सालों से जानता हूं, ताड़े बोला। तुम किस पुलिस स्टेशन से हो? इसी इलाके के पुलिस स्टेशन में तैनात हूं, जीवन ताड़े बोला। इंस्पेक्टर, देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो। मैं शरीफ आदमी हूं। तुम पता नहीं किस डकैती मास्टर का नाम ले रहे हो। इस बंगले में मैं बचपन से रह रहा हूँ। यहाँ के आसपास के लोग मुझे पुराना जानते। मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा, परंतु डकैती मास्टर ऐसा भी तो रह सकता है जैसे आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, पर मन में शंका आ गई तो आ गई। सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर ने देवराज चौहान को देखते ही गंभीर स्वर में कहा। डकैती मास्टर देवराज चौहान का मामला मैंने पता किया तो पता चला सीनियर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के पास है। मैं उनसे मिलने हेडक्वार्टर गया तो पता चला वो छुट्टी पर गांव गए हैं, 10-12 दिन बाद लौटेंगे। वो मिल जाते तो आज ही शक वहम दूर हो जाता मेरा। कोई बात नहीं, 10-12 दिन बाद ही सही। यहाँ तो मैं यूं ही आपके बंगले पर नजर मारने आया था। वानखेड़े का नाम सुनते ही देवराज चौहान समझ गया कि सब इंस्पेक्टर आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो बंगले के भीतर चलिए, भीतर चाय पानी पीकर आपको तसल्ली होगी, देवराज चौहान ने कहा। फिर कभी, अभी तो मैं व्यस्त हूं, सब इंस्पेक्टर अशोक मावेलकर ने कहा।
तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। सूरज साहब इज्जतदार बिजनेसमैन है, सब इंस्पेक्टर ताड़े बोला। ऐसा ही हो तो अच्छा है, मैं बस अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। वानखेड़े साहब जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, छुट्टी से वापस आएंगे तो उनसे बात करके मेरी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर मावेलकर हवलदार के साथ चला गया। सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े क्या उठा। आप इसकी बातों की परवाह मत करें सूरज साहब, पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं चलता हूं सर। सब इंस्पेक्टर जीवन ताड़े भी चला गया। देवराज चौहान होंठ सिकोड़े मिनट भर वहीं खड़ा सोचों में रहा। वानखेड़े ने 10-12 दिन बाद छुट्टी से लौटना है। जो काम वो कर रहा है उसे निपटाने के लिए इतने दिन बहुत थे। जब तक वानखेड़े आएगा तब तक यहाँ का काम निपटाकर वो यहाँ से जा चुका होगा। देवराज चौहान गेट से भीतर प्रवेश करके कार तक पहुंचा और कार की डिग्गी खोलकर उसमें रखे कागजों की फाइल को पास ही रखे नोटों वाले ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस बंद करके उसे थामे बंगले के भीतर प्रवेश करता चला गया। सीधा ऊपर नोरा के बेडरूम में पहुंचा, परंतु भीतर प्रवेश करते ही ठिठक गया। कमरे में नोरा के साथ रीटा बैठी थी। रीटा को वो तुरंत पहचान गया क्योंकि उस रात की पार्टी में तस्वीरों में रीटा को देखा था। दोनों कुर्सियों पर बैठी थी कि रीटा उसे देखते ही खड़ी हो गई, जबकि नोरा बैठी रही। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। हेलो, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर रीटा से कहा और आगे बढ़कर ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। रीटा ने हेलो का जवाब नहीं दिया, देवराज चौहान को देखती रही। क्या हुआ? देवराज चौहान ने रीटा को देखा और फिर नोरा को। मैंने, नोरा गंभीर स्वर में बोली, रीटा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है? यही कि मैं सुरेंद्र पाल हूं? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर रीटा को देखा। तुम नोरा को बेवकूफ क्यों बना रहे हो सूरज? रीटा तेज स्वर में कह उठी। पहले नोरा भी नहीं मानती थी, लेकिन अब मानने लगी है कि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं, देवराज चौहान बोला। मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है, नोरा परेशान से कह उठी। मैंने खुद को हालातों के हवाले कर दिया है। तुम सूरज हो, मानो ये बात, रीटा ने कहा। मैं सुरेंद्र। इसी पल देवराज चौहान का फोन बज उठा। देवराज चौहान ने बात की। दूसरी तरफ सूरज था। आज 2 दिन बीत गए, तुम श्रेया को मदन के हाथों से नहीं छुड़ा सके। दूसरी तरफ से देवराज चौहान को अपनी आवाज सुनाई दी। तुम मदन को बंगला क्यों नहीं दे देते? वो कमीना 200 करोड़ का बंगला लिए बिना मानेगा नहीं। तुम कागज तैयार करवाओ, हम कहीं मिल लेंगे, मैं कागजों पर साइन कर दूंगा, बंगला मदन को दे दो। मदन ने 4 दिन का वक्त दिया है, देवराज चौहान बोला। अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तुम मदन को बंगला दे दो, मुझे श्रेया सही सलामत चाहिए। मेरी बहन को कुछ हो जाए मैं सहन नहीं कर सकता। तुम बहुत ढीले चल रहे हो। तुम्हारे बस का नहीं है श्रेया को ढूंढ लेना। तुम्हारी वजह से श्रेया की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वो कमीना, अगर 2 दिन में मैं श्रेया को न ढूंढ सका तो बंगला मदन के हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ से सूरज के सांस लेने की आवाज आई। पक्का तुम बंगला मदन को दे दोगे? उधर से सूरज ने कहा। हाँ, परंतु 2 दिन बाद। अगर तुम्हें इस काम की जल्दी है तो तुम भी यहाँ आ सकते हो। आते क्यों नहीं? बंगला तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो चाहो कर सकते हो। ये तुम सूरज से बात कर रहे हो? एकाएक नोरा कहते हुए उठ खड़ी हुई। देवराज चांद ने हाँ में सिर हिलाया और नोरा को वहीं रुकने को कहा। मेरी कोई मजबूरी है कि अभी मैं बंगले पर नहीं आ सकता। जब हम मिलेंगे तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फोन पर बता दो। ये बातें फोन पर कहने वाली नहीं है, आमने सामने बैठकर ही बातें हो सकती हैं। नोरा तुमसे बात करना चाहती है, देवराज चौहान ने कहा। नोरा? रीटा भी यहाँ है, बात करना चाहोगे? कुछ चुप्पी के बाद आवाज आई। बात कर लूंगा, पर तुम श्रेया की चिंता करो, उसे जैसे भी हो वापस लाओ। देवराज चांद ने रीटा की तरफ फोन बढ़ा दिया। सूरज से बात कर लो। रीटा ने फौरन फोन लेकर बात की। तुम सूरज हो? रीटा ने कहा। उधर से सूरज ने बात की। पार्टी में तुम आए थे? उधर से सूरज ने जवाब दिया।
बताओ तो, पार्टी में मैंने और तुमने क्या बातें की थी? रीटा ने पूछा। उधर से सूरज ने बताया। ओ गॉड! रीटा हक्की बक्की रह गई। तुम तुम ही सूरज हो? हम में यही बातें हुई थी। तुम ही सूरज हो, मैं तुम्हारी आवाज पहचान रही हूँ, पर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है, ठीक तुम जैसा ही? नोरा ने आगे बढ़कर रीटा से फोन ले लिया। नोरा फोन पर बात करने लगी। रीटा हक्की बक्की से देवराज चौहान को देखे जा रही थी। विश्वास आ गया कि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं, देवराज चौहान बोला। रीटा ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा, विश्वास विश्वास करने को दिल नहीं कर रहा। तुम तुम तो हर तरफ से सूरज दिखते हो। हे भगवान! रीटा हैरान थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। ये सब देखकर बेचारी नोरा का क्या हाल हो रहा होगा? रीटा ने व्याकुल भाव से नोरा को देखा। कुछ कदम दूर खड़ी नोरा फोन पर बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ रहते हो? रीटा ने देवराज चौहान से पूछा। यहीं, मुंबई में। मुंबई में कहाँ? कोई पता तो होगा। वो नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकती? मैं मैं तुम्हारे बारे में पता करूंगी कि तुम क्या वास्तव में सुरेंद्र पाल हो, या अभी अभी तुमने सूरज से बात की है, तसल्ली नहीं हुई तुम्हारी? देवराज चौहान बोला। रीटा ने माथा पकड़ लिया। वो अभी तक हैरत में थी। नोरा बात खत्म करके पास आ गई। उसकी आंखें गीली थी। श्रेया के बारे में कुछ करो, नोरा भर्राए स्वर में बोली। जितनी देर होती जा रही है मेरी घबराहट उतनी बढ़ती जा रही है। सूरज भी परेशान हो रहा है कि श्रेया जाने किस हाल में होगी। अगला दृश्य। रीटा जा चुकी थी। जाते जाते भी वो हैरान परेशान थी। इस बात को उसका दिलो दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह के दो इंसान भी हो सकते हैं जो हूबहू एक जैसे ही हों। परंतु सच सामने था। वो बस बुत की तरह बार बार देवराज चौहान को देखे जा रही थी। नोरा ने उसे इस बात के लिए पक्का कह दिया था कि ये बात वो किसी से न कहे, अपने पति से भी ना कहे। उसने उस पर भरोसा करके ये बात उसे बताई है। रीटा ने प्रॉमिस किया कि ये बात अपने तक ही रखेगी। इस वक्त 8:15 बज रहे थे। बाहर अंधेरा छा चुका था। देवराज चांद विस्की का गिलास थामे कुर्सी पर बैठा छोटे छोटे घूंट ले रहा था। शरीर पर कॉटन का गाउन था। कुछ ही देर पहले वो नहाकर हटा था। इस वक्त नोरा बाथरूम में नहाने गई हुई थी। उसने बताया था कि रीटा दोपहर को आ गई थी। नहाने का उसे वक्त नहीं मिला था। देवराज चाहन के चेहरे पर सोच के भाव ठहरे थे। उसने विस्की का गिलास टेबल पर रखा और प्लेट में से नमकीन काजू उठाकर मुंह में रखा और फोन उठाकर जगमोहन का नंबर मिलाया। कहाँ हो तुम? देवराज चांद ने पूछा। मदन के बंगले के बाहर। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मेकअप में हो? हाँ। कार बदल ली? हाँ। और सोहनलाल? वो मदन के शोरूम डायमंड हाउस पर नजर रखे हुए है। मदन दिखा? नहीं, कुछ देर पहले ही सोहनलाल से बात हुई। उसने बताया कि वो शोरूम पर नहीं आया। इस बार मदन दिखे तो वह नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। पीछा होने का उसे शक भी नहीं होना चाहिए। हमने हर हाल में श्रेया को हासिल करना है। मदन को ऐसा 30 मार का नहीं है कि हम श्रेया को हासिल न कर सकें। कहने के बाद देवराज चांद ने फोन बंद करके टेबल पर रखा और विस्की का गिलास उठाकर घूंट भरा। कुछ मिनटों में नोरा नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसने सफेद पजामा और उसके साथ कमीज पहन रखी थी। खुले गीले बाल कंधों तक फैले हुए थे। वो इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन देवराज चांद का ध्यान नोरा पर नहीं था। नोरा उसके सामने कुर्सी पर आ बैठी। वो सामान्य सी लग रही थी। देवराज चांद ने उसे देखा। मैं सूरज और श्रेया तुम पर ही निर्भर हूं। मैं सूरज और श्रेया तुम पर ही निर्भर हैं कि तुम संभाल लोगे। देवराज चांद ने सिर हिला दिया। नीरज को श्रेया के बारे में बता दूं? नोरा ने पूछा। नहीं, उसे परेशान मत करो। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है और उसे बताने का कोई फायदा भी नहीं होने वाला, देवराज चांद ने कहा। एक बात पूछूं? देवराज चांद ने सवालिया नजरों से नोरा को देखा। तुम कह रहे थे कि सूरज के पापा शिवचंद का मदन के
मदन वाले वॉल्ट के केबिन में रखा 50 करोड़ भी ला दोगे? हाँ, वो सब कुछ तो वॉल्ट में रखा है। केबिन मदन के नाम है, फिर तुम कैसे? उतना ही सोचो जितना तुम्हें जरूरत है। जो बात तुम्हारे काम की ना हो उस पर मत सोचो। देवराज चौहान बोला। मन में सवाल तो उठता ही है कि तुम ये सब कैसे करोगे, नोरा ने कहा। इस परिवार का पैसा इस परिवार को मिल जाएगा, मैं ला कर दूंगा। नोरा ने गहरी सांस ली, बोली, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे परिवार का सारा जीवन चैन आराम से बीत जाएगा। मैं और सूरज तो यही सोचे बैठे हैं कि वो पैसा तो वापस मिलने वाला नहीं। तुम तुम तो भगवान का रूप बनाकर आए हो इस परिवार के लिए। मैं इंसान ही बना रहूं तो यही बहुत ज्यादा होगा। वैसे भी अभी तक मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं कर दिखाया है। मैं तुम लोगों का जीवन बेहतर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये वक्त आना होगा, तभी ऊपर वाले ने सूरज और मेरे को एक जैसा बनाया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा। जो हालात मेरे सामने आ रहे हैं उसी के मुताबिक काम कर रहा हूँ। जब मुझे महसूस हुआ कि मदन जरूरत से ज्यादा घटिया और कमीना इंसान है, तो तब मैंने फैसला किया कि वॉल्ट में मौजूद उसकी दौलत को वहां से निकाल लूंगा। तुम आखिर हो कौन? यह काम करना आसान नहीं। किसी वॉल्ट से तुम कैसे दौलत बाहर निकाल सकते हो? कोशिश करूंगा कि ऐसा कर सकूं। ऐसा मत करो, कोई गलत कदम मत उठाना कि पुलिस पकड़ ले तुम्हें। देवराज चौहान ने घूंट भरा, कुछ कहा नहीं। आंखों में सोच के भाव तैर रहे थे। अगला दृश्य, रात के 11 बजे। जगमोहन मदन के बंगले के बाहर निगरानी पर था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी और आंखों पर प्लेन ग्लास का चश्मा। इस वक्त वो ऐसी कार के भीतर था जो उसने अपनी पहचान वाले से ली थी। अंधेरा होने पर वो निगरानी के लिए आ पहुंचा था। 9 बजे उसने मदन के बेटे विजय की कार बंगले में जाते देखी। विजय कल की तरह आज भी खुद ड्राइव करके आ रहा था। डायमंड हाउस नाम का अपना शोरूम बंद करके घर आ गया था, जगमोहन ने सोचा। परंतु मदन कहीं नहीं दिखा। विजय के बंगले में जाने के बाद सोहनलाल 5-7 मिनट बाद जगमोहन के पास आ पहुंचा। कार का दरवाजा खोलकर भीतर जा बैठा। सोहनलाल डायमंड हाउस पर नजर रख रहा था। तो मदन लाल डायमंड हाउस पर नहीं पहुंचा? जगमोहन कह उठा। नहीं, वो इस वक्त श्रेया के पास होगा। हमें श्रेया को रखने का नया ठिकाना जानना है। मदन नजर तो आए। तुम यहाँ कितने बजे पहुंचे? सोहनलाल ने पूछा। करीब 7, 7:30। क्या पता मदन उससे पहले ही बंगले पर आ गया हो। इस वक्त बंगले पर मौजूद हो। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ खाया? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, यहां से हिल नहीं सकता, नजर रखनी है। मैंने भी नहीं खाया। अभी रेस्टोरेंट खुले होंगे, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं। सोहनलाल चला गया। जगमोहन कार में बैठे मदन के बंगले पर नजर रखता रहा। आधे घंटे में सोहनलाल डिनर पैक कराकर लाया। दोनों ने खाना खाया। मैं गेट से बंगले के भीतर पोर्च तक नजर मारता हूं कि मदन की कार भीतर है कि नहीं, सोहनलाल ने कहा। बंगले के गेट के पास मत जाना, जगमोहन बोला। क्यों? वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कल जब मैं इस बंगले में गया था तो 2 कैमरों पर मेरी नजर पड़ी थी। वहां से दूर रहकर ही बंगले पर नजर रखनी होगी। इस वक्त हम यहाँ दोनों की जरूरत नहीं। तुम घर जाओ, सुबह आ जाना। घर जाकर क्या करूंगा? सोहनलाल सीट पर पसरता कह उठा। नानिया भाभी इंतजार कर रही होगी। वो तो अपनी सहेली की बेटी की शादी में व्यस्त है। 4 दिन से सहेली के यहाँ है। अभी 3 दिन और वहीं रहेगी। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। सोहनलाल पीछे की सीट पर लेटा नींद लेने की चेष्टा में था। रात का 1 बज रहा था। जगमोहन चौकस था। नजरें मदन के बंगले पर थी। मदन अभी तक वापस नहीं लौटा था। इसी प्रकार रात बीत गई। रात भर जागने से जगमोहन की आंखें भारी होने लगी थी। दिन का उजाला फैलने लगा। सोहनलाल पीछे की सीट पर नींद में था। दिन का उजाला फैले अभी 20 मिनट ही हुए थे कि जगमोहन ने बंगले का फाटक खुलते देखा। जगमोहन सतर्क हो गया। फिर मध्यम गति से चलती कार गेट से बाहर निकली। जगमोहन चौंका। यह मदन की कार थी और पीछे की सीट पर बैठे मदन की झलक भी जगमोहन को मिल गई थी। कार ड्राइवर चला रहा था।
मदन की कार सड़क पर आगे बढ़ती चली गई। जगमोहन ने फौरन अपनी कार स्टार्ट की और काफी ज्यादा फासला रखते हुए मदन का पीछा करने लगा। सुबह के वक्त सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, ऐसे में पीछा करने में बहुत सावधानी की जरूरत थी। कार के चलते ही सोहनलाल उठ बैठा। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। मदन बंगले पर ही था, अभी अभी बंगले से कार पर निकला है। इतनी सुबह? क्या ख्याल है, श्रेया के पास जा रहा होगा? कह नहीं सकता, मदन शाम से पहले ही बंगले पर आ गया था। जगमोहन की नजरें दूर मदन की कार पर ही थी। मेरा तो दिल करता है मदन को गर्दन से पकड़ लें। ये देवराज चौहान का मामला है, वो बेहतर समझता है कि इसे कैसे संभालना है। आज तीसरा दिन है, हमारे पास कल का दिन बचा है। अगर हम श्रेया को ना ढूंढ पाए तो मदन के मुताबिक वो श्रेया की हत्या कर देगा, पर ऐसा होने से पहले ही देवराज चौहान इसकी गर्दन पकड़ लेगा, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान के पास और भी रास्ते हैं श्रेया को हासिल करने के। वो जानता हूं, मदन के बेटे विजय पर हाथ डाल सकता है। जगमोहन सावधानी से मदन की कार का पीछा करता रहा। 1 घंटे बाद कार गोरेगांव जा पहुंची। 6:30 बज रहे थे। देखते देखते मदन की कार एक रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी। जगमोहन ने कार को कुछ आगे ले जाकर रोका। सोहनलाल की नजरें मदन की कार पर थी। मदन अपनी कार से निकला और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो रेस्टोरेंट में क्या करने जा रहा है? सोहनलाल कह उठा। तुम भी जाओ, मुझे पहचान सकता है वो, पर उसने तुम्हें नहीं पहले देखा होगा, जगमोहन बोला। सोहनलाल कार से बाहर निकला और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। कार में बैठा जगमोहन मदन की कार पर नजर रखने लगा। 5 मिनट बाद जगमोहन का फोन बजा। दूसरी तरफ सोहनलाल था। मदन नाश्ता कर रहा है रेस्टोरेंट में, मैंने भी अपने लिए नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। उधर से सोहनलाल ने कहा। ठीक है, तुम्हारे लिए नाश्ता पैक करा लूं? नहीं, मदन पर नजर रखो। करीब आधा घंटा जगमोहन कार में बैठा रहा, तब मदन को बाहर निकलते देखा। मदन के पीछे पीछे सोहनलाल भी बाहर निकला। जगमोहन ने देखा मदन अपनी कार की पिछली सीट पर आ बैठा। सोहनलाल उसकी तरफ आ रहा था। मदन की कार आगे बढ़ गई। सोहनलाल आगे वाली सीट पर आ बैठा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। पीछा पुनः शुरू हो गया। अब सड़कों पर पर्याप्त ट्रैफिक दिखने लगा था, ऐसे में पीछा करने में आसानी होने लगी थी। परंतु इस बार पीछा ज्यादा लंबा नहीं चला। 10 मिनट बाद ही गोरेगांव की एक कॉलोनी में मदन की कार रुकते देखी। जगमोहन ने 100 कदम पहले ही कार को किनारे पर रोक दिया। सामने पुराने से फ्लैट बने नजर आ रहे थे। फ्लैटों के बाहर की दीवारें बरसात का पानी पड़ने से काली हो चुकी थी। फ्लैट ज्यादा बड़े न होकर 2 कमरों वाले थे। मदन को कार से निकलकर उन फ्लैटों की तरफ बढ़ते देखा। सोहनलाल कार का दरवाजा खोलता बोला, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। बाहर निकलकर सोहनलाल मदन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन कार में ही रहा। 100 कदम आगे मदन की कार खड़ी थी। उसका ड्राइवर बीच में ही था। वक्त बीता। 1 घंटा बीत गया। ना तो मदन लौटा, ना ही सोहनलाल। जगमोहन जानता था कि इन हालातों में सोहनलाल को फोन करना ठीक नहीं था, कहीं फोन की बेल उसे नुकसान न पहुंचा दे। 15 मिनट बीते कि मदन आता दिखा। सोहनलाल अभी तक नहीं आया था। मदन को देखते जगमोहन को बेचैनी होने लगी कि सोहनलाल क्यों नहीं आया। कहीं मदन को उस पर शक हो गया हो और उसने सोहनलाल को पकड़ लिया हो। मदन के आदमी भी वहां हो सकते हैं जहां मदन गया था। जगमोहन ने फोन निकाला सोहनलाल को फोन करने के लिए फोन जगमोहन ने फोन निकाला सोहनलाल को फोन करने के लिए कि फोन बज उठा। सोहनलाल की कॉल थी। तुम कहाँ? मदन वापस आ रहा है, तुम उसके पीछे जाओ। यहाँ मदन एक फ्लैट में गया था। सारा वक्त वो भीतर ही रहा। फ्लैट का दरवाजा बंद रहा। जब मदन बाहर निकला तो दरवाजे तक छोड़ने एक बदमाश जैसा आदमी आया। संभावना है कि श्रेया इस फ्लैट में हो। मैं चेक करूंगा फ्लैट को, तुम मदन के पीछे जाओ। श्रेया कहीं और भी हो सकती है। उधर से सोहनलाल ने कहा। ठीक है, कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। मदन को अपनी कार में बैठते देख रहा था वो। अगला दृश्य। सुबह देवराज चौहान सुबह देवराज चौहान ने नोरा के साथ 9 बजे नाश्ता किया। देवराज चौहान बाहर जाने को तैयार हो चुका था। नाश्ते के बाद देवराज चौहान और नोरा भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। इस ब्रीफकेस में क्या है?
नोरा ने पूछा। जरूरी कागजात। कहाँ जा रहे हो? काम है। तुम्हें? मुझे डर सा लग रहा है। किस बात का? यही कि तुम मदन वाले वॉल्ट के केबिन से मदन की दौलत निकालोगे तो फंस ना जाओ। तुम्हें इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचो कि तुम्हारे परिवार की जिंदगी बेहतर बनने जा रही है। तुम कर लोगे वॉल्ट वाला काम? मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। देवराज चांद खामोशी से पलटा और ब्रीफकेस थामे बाहर निकलता चला गया। पोर्च में पहुंचकर कल वाली कार की डिग्गी में ब्रीफकेस रखा, डिग्गी बंद की। तभी प्यारेलाल पास आ पहुंचा। मैं अभी गाड़ी निकालता हूं मालिक। मैं खुद ही ड्राइव करूंगा। मेरे होते हुए आप क्यों कष्ट करते? आज मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं, देवराज चांद शांत स्वर में बोला। देवराज चांद ने कार स्टार्ट की, तब तक दरबान गेट खोल चुका था। देवराज चांद ने कार बैक करते हुए गेट से कार बाहर निकाली, फिर कार को आगे ले गया। कुछ ही पलों में वो सड़क पर था। तब देवराज चांद ने जगमोहन को फोन किया। लंबी बेल जाने के बाद उधर से जगमोहन ने कॉल रिसीव की। मैं मदन के पीछे हूं, जगमोहन की आवाज आई। इस वक्त वो बंगले पर है। अभी अभी बंगले पर पहुंचा है। इससे पहले वो गोरेगांव के एक फ्लैट में था। जगमोहन ने सब कुछ बताया। सोहनलाल से बात हुई? सब कुछ सुनने के बाद देवराज चांद ने पूछा। अभी नहीं, उधर से जगमोहन ने कहा। मदन सुबह 5:30 बजे निकलकर गोरेगांव गया और वहां एक फ्लैट में 1 घंटा रहकर वापस आया। इस बात के चांसेस हैं कि श्रेया को उसी फ्लैट में रखा गया हो। तुम मदन पर नजर रखो, मैं सोहनलाल से बात करता हूं। कहकर देवराज चांद ने फोन काटा और सोहनलाल का नंबर मिलाया। फौरन ही सोहनलाल से बात हो गई। क्या हो रहा है उस फ्लैट पर? देवराज चांद ने पूछा। मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है, सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। क्या? जब मदन फ्लैट से बाहर निकला था तो एक बदमाश जैसा आदमी उसे दरवाजे पर छोड़ने आया था। आधा घंटा पहले दूसरा बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला और एक तरफ चला गया। अभी अभी वो वापस लौटा है। उसके हाथ में थमे लिफाफों में नाश्ते का सामान था। वो पास ही कहीं से नाश्ता लेकर आया है। उसके आने पर जिसने दरवाजा खोला वो तीसरा अन्य व्यक्ति था। यानी कि फ्लैट में 3 बदमाश जैसे लोग हैं। भीतर 4 या 5 भी हो सकते हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि श्रेया भीतर हो और उसे बंधक बंधक बनाकर वो उसकी निगरानी कर रहे। मदन के यहाँ आना और फ्लैटों में 3 बदमाशों का दिखना यही जाहिर करता है। कितने परसेंट चांस हैं कि श्रेया वहां होगी? देवराज चाहन ने पूछा। 70% चांस हैं इस बात के। तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। ये बताओ मुझे पहुंचना कहाँ है? दूसरी तरफ से सोहनलाल ने बताया कि गोरेगांव में वो कहाँ मौजूद है। देवराज चाहन ने वापस जगमोहन को फोन किया। मैं गोरे मैं गोरेगांव जा रहा हूँ। सोहनलाल का ख्याल है कि श्रेया उस फ्लैट में हो सकती है। तब तो तुम फ्लैट में जाओगे? हाँ, मैं फ्लैट के भीतर खतरा हो सकता है, मैं भी गोरेगांव पहुंचता हूँ। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। लेकिन मदन पर नजर रखना भी जरूरी है, क्या पता श्रेया वहां ना हो। पर तुम अकेले हो फ्लैट के भीतर। तुम मदन पर नजर रखो, सोहनलाल है वहां, हम हालातों को संभाल लेंगे। कहकर देवराज चांद ने फोन बंद किया। बहुत ही शांत अंदाज में वो कार ड्राइव कर रहा था। चेहरे पर सोचों के भाव थे। गोरेगांव जाने का रास्ता पकड़ चुका था देवराज चौहान। कार ड्राइव करते 20 मिनट ही हुए थे। इस वक्त भीड़ भरी सड़क पर से निकल रहा था कि पीछे से पुरानी सी सेंट्रो ने उसकी कार को ओवरटेक किया और उससे आगे आकर रुकती चली गई। देवराज चांद ने फौरन कार को ब्रेक मारे। सेंट्रो से टकराते टकराते बची कार और रुक गई। उसी पल सेंट्रो कार के पीछे के दरवाजे खुले और 2 बदमाश हाथों में 2-2 ईंटें पकड़े बाहर निकले। इससे पहले देवराज चांद कुछ समझ पाता, एक बदमाश ने पूरी ताकत से एक ईंट विंडशील्ड पर फेंकी। भक। विंडशील्ड ब्रेक होती चली गई और मकड़ी के जाले जैसा दिखने लगी। देवराज चांद को सामने का दृश्य दिखना बंद हो गया था। ये सब होता पाकर आसपास का ट्रैफिक रुकने लगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तभी वो दोनों बदमाश कार के दाएं बाएं दिखे। देवराज चौहान की एक बदमाश से नजरें भी मिली। तभी बदमाशों ने ईंटों से कार के पीछे के शीशे तोड़े और भागकर वापस सेंटर में बैठे तो सेंट्रो आगे दौड़ती चली गई। सब कुछ मात्र 50 सेकंड में हो गया।
देवराज चांद ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला, बाहर झांका। सेंट्रो नजर नहीं आई। देवराज चांद ने रिवॉल्वर वापस जेब में रखी, फिर टांग को स्टीयरिंग से निकालकर ब्रेक हो चुकी विंडशील्ड पर मारकर उसे तोड़ा तो सामने का नजारा दिखने लगा। आगे सड़क खाली थी। देवराज चांद ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाकर सड़क के किनारे खड़ी करके बाहर निकला। ट्रैफिक अब चलने लगा था। लोग उसे देख रहे थे, परंतु किसी ने पास आकर नहीं पूछा कि ये सब क्यों हुआ। देवराज चांद कार से निकला और डिग्गी से ब्रीफकेस निकालकर पैदल ही आगे बढ़ गया। इस तरह कार के शीशों को तोड़ने का काम उसे धमकाने के लिए, डराने के लिए किया गया था, और ये काम यकीनन मदन के इशारे पर किया गया था। कुछ आगे जाने पर खाली टैक्सी मिल गई। देवराज चांद भीतर बैठा और ड्राइवर से गोरेगांव चलने को कहा। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि टैक्सी को दौड़े कि मदन का फोन आ गया। तेरी कार को यह समझाने के लिए तोड़ा गया है कि कल का दिन बीतने पर इसी तरह श्रेया को मार दिया जाएगा। मदन की जहर भुजी आवाज देवराज चांद के कानों में पड़ी। समझा भतीजे, तू मुझे डराना चाहता है, पर मैं जरा भी नहीं डरा। देवराज चांद गंभीर था। नहीं डरा? नहीं। जल्दी डरेगा। जब श्रेया की लाश तेरे सामने पड़ी होगी तब कांप रहा होगा तू। पर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उसके बाद नीरज की बारी, फिर नोरा की, और तू भी जाएगा। मेरे से झगड़ा तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। बंगला मेरे नाम कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो भुगतेगा। मैं चाहता तो तेरे भेजे दोनों बदमाशों को शूट कर सकता था। रहने दे भतीजे। माना कि तूने बढ़िया रिवॉल्वर खरीद लिया है, लेकिन गोली चलाना बहुत हिम्मत का काम है। उससे भी हिम्मत का काम है किसी की जान लेना। तेरे बस का नहीं है। मदन हंस पड़ा। मेरे से पंगा लेता है? आज तीसरा दिन है। तेरी आंखें खोलने के लिए तेरी कार के शीशे तोड़े हैं। कल फिर तेरे को किसी तरह याद दिला दूंगा कि आज चौथा दिन है और आखिरी दिन है। रिवॉल्वर पकड़कर चूहा शेर नहीं हो जाता। दिमाग में रख ले ये बात। मैं सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल हूं। भाड़ में जा, तू कोई भी हो। बंगला मेरे नाम करवा, वरना अंजाम भुगतने को। तेरे जैसा गंदा, घटिया, कमीना और बुरा इंसान मैंने नहीं देखा जो अपनी भतीजी का अपहरण कर ले। ये तो शुरुआत है, आगे देख। तुझे तो कुत्ते की मौत मारूंगा। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। देवराज चांद ने फोन जेब में रखकर सिगरेट सुलगा ली। मन में एक ही विचार उठा कि वॉल्ट में रखी मदन की दौलत पर हाथ डालकर वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा। मदन के होश ठिकाने लाने के लिए अब ऐसा करना जरूरी हो गया था, परंतु उससे पहले श्रेया को ढूंढ लेना जरूरी था। अगला दृश्य। देवराज चांद गोरेगांव पहुंचकर सोहनलाल से मिला। सोहनलाल को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। फ्लैटों के सामने खड़ा वड़ा पाव की रेडी से वो वड़ा पाव खा रहा था। नाश्ता कर रहा हूं। देवराज चांद को देखकर सोहनलाल मुस्कुराकर बोला। आज ऐसा ही नाश्ता सही। वैसे सुबह भी नाश्ता किया था, परंतु वो अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब मदन रेस्टोरेंट से उठकर बाहर की तरफ चल दिया था। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा और सामने के फ्लैटों पर नजरें दौड़ाने लगा। सोहनलाल ने वड़ा पाव के पैसे दिए और देवराज चांद से बोला, आओ। दोनों कुछ आगे फ्लैटों के पास पहुंचे। देवराज चांद ने बताया कि रास्ते में कैसे मदन के गुंडों से कार पर हमला करवाया गया। तुम मदन को ज्यादा छूट दे रहे हो, सोहनलाल गुस्से से बोला। साले की गर्दन। मैं उसे एक ही चोट में मार देना चाहता हूं। कैसे? उसका पैसा वॉल्ट से निकाल कर। देवराज चौहान ने कहा। क्या पता वहां कुछ है भी कि नहीं। कहीं मदन ने पहले ही ना निकाल रखा हो। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो तब मदन की गर्दन पकड़ी जाएगी। पहले मैं चाहता हूं कि तोते की जान जिस अंडे में है उस अंडे को अपने कब्जे में कर लिया जाए, परंतु इन सब बातों से पहले श्रेया का मिलना जरूरी। वो फ्लैट देखो, सोहनलाल कह उठा। नीले दरवाजे वाला। दरवाजा बंद है, दिख रहा है? देवराज चांद की नजरें घूमी और नीले दरवाजे वाले फ्लैट पर जा अटकी। आसपास के फ्लैटों को भी देखा। पुराने हो चुके, जर्जर अवस्था में फ्लैट थे। तभी सोहनलाल ने कहा, मदन इसी फ्लैट में सुबह सुबह आया था। करीब सवा घंटा भीतर रहा और दरवाजा भी बंद रहा। तब भीतर से बाहर कोई नहीं निकला।
सवा घंटे बाद मदन यहां से चला गया। यहां पर मदन का इतनी देर रहना जाहिर करता है कि श्रेया यहीं पर है, फ्लैट में है, देवराज चौहान बोला। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। फ्लैट के भीतर क्या पोजीशन है? 3 लोगों को भीतर देखा है। मैंने फ्लैट के पास जाने की चेष्टा इसलिए नहीं की कि कहीं उन लोगों को शक ना हो जाए कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है। कहो तुम्हें फ्लैट के पास तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। तुम्हारी कार कहाँ है? यह ब्रीफकेस रखना है। मेरी कार तो मदन के बंगले से कुछ हटकर खड़ी है। मैं जगमोहन की कार में यहां तक आया था। आओ फ्लैट में चलते हैं, कहकर देवराज चांद आगे बढ़ गया। मेरा ब्रीफकेस पकड़ लो। सोहनलाल ने ब्रीफकेस पकड़ लिया। मैं तुम्हें रिवॉल्वर दूंगा, परंतु किसी की जान नहीं लेनी है। यहाँ जो लोग भी हैं मामूली बदमाश हैं और पैसे लेकर काम करते हैं। ऐसे लोगों की जान लेने का कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे पास 2 रिवॉल्वर हैं? सोहनलाल ने पूछा। एक ही है, उससे हम दोनों का काम चल जाएगा। उन बदमाशों के पास रिवॉल्वर हो सकती है, वो फायर कर सकते हैं, सोहनलाल बोला। आते रहो, मैं उन्हें फायर करने का मौका नहीं देने वाला। दोनों दरवाजे पर पहुंचे। देवराज चौहान ने जोरों से फ्लैट का दरवाजा थपथपाया। भीतर से कोई आवाज नहीं उभरी, चुप्पी सी ठहरी रही। देवराज चौहान ने पुनः दरवाजा थपथपाया। कौन है? भीतर से आवाज उभरी। पुलिस, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। दरवाजा खोलो। जवाब में भीतर से कोई स्वर नहीं उभरा। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। श्रेया भीतर ही है, ना होती तो फौरन दरवाजा खोला जाता, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने पुनः दरवाजा थपथपाया। उसी पल भीतर से दरवाजा खोले जाने का स्वर उभरा। देवराज चौहान का हाथ अपनी जेब पर पहुंच गया। दरवाजा खुला। बदमाश टाइप व्यक्ति का चेहरा दिखा। देवराज चौहान ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और नाल उसके पेट से सटाकर उसे धकेलता भीतर चला गया। सोहनलाल ने फौरन भीतर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक और बदमाश खड़ा था। कौन हो तुम लोग? पुलिस तो नहीं लगते। तभी देवराज चौहान ने अपने पास मौजूद बदमाश की कनपटी पर जोरों से घूंसा मारा। वो करा उठा कि देवराज चौहान ने तेजी से एक के बाद एक 2 घूंसे उसकी कनपटी पर जड़ दिए। वो करा भी नहीं सका, उसकी चेतना लुप्त हो गई और वो नीचे गिरता चला गया। ये होते देखकर उसका साथी देवराज चौहान की तरफ लपका। देवराज चौहान ने हाथ में थमी रिवॉल्वर सोहनलाल की तरफ उछाल दी। सोहनलाल ने हवा में ही रिवॉल्वर थाम ली। पास पहुंच चुके इस बदमाश के पेट में देवराज चौहान ने जोर से घूंसा मारा। वो हल्की सी चीख के साथ पेट थामे दोहरा हुआ तो देवराज चौहान ने अपने दोनों हाथ बांधकर उसकी गर्दन पर मारे। वो धड़ाम से पेट के बल नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल मुट्ठी में थामे और झुकता हुआ गुर्रा उठा। लड़की कहाँ है? कौन लड़की? वो फंसे स्वर में बोला। श्रेया। आज सुबह मदन भी यहाँ आया था श्रेया को देखने। बोलो वरना। उधर दूसरे कमरे में, बदमाश गहरी सांस लेता कह उठा। देवराज चौहान की निगाह पास ही दरवाजे की तरफ उठी। श्रेया के साथ कितने लोग हैं? देवराज चौहान गुर्राया। एक। तभी देवराज चौहान ने उसकी कनपटी में घुसा मारा। वो तड़प कर बेहोश होता चला गया। देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ। सोहनलाल तब तक ब्रीफकेस फर्श पर रखकर रिवॉल्वर थामे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। भीतर जो तीसरा बदमाश था वो अब तक जान गया होगा कि इस कमरे में क्या हो रहा है। उसने अवश्य इस बात की तैयारी कर ली होगी कि उसे क्या करना है। सोहनलाल हालातों को बखूबी समझ रहा था। सोहनलाल दरवाजे की चौखट पर पहुंचा। भीतर सन्नाटा सा महसूस हुआ। वो जरा सा आगे सरका और कमरे में कदम रख दिया। तब श्रेया भी दिखी और वो बदमाश भी। सोहनलाल ठिठक गया। बदमाश ने श्रेया को एक बाह की गिरफ्त में बांध रखा था और दूसरे हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल श्रेया के सिर से लगा रखी थी। श्रेया का चेहरा फक पड़ा हुआ था। दोनों दीवार के साथ लगे खड़े थे। बदमाश भी कुछ घबराहट में लग रहा था। आगे मत बढ़ना, बदमाश गुर्रा उठा। रिवॉल्वर फेंक दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। सोहनलाल रिवॉल्वर उसकी तरफ ताने खड़ा रहा। माथे पर बल आ गए थे। रिवॉल्वर नीचे गिरा दो, बदमाश पुनः उसी लहजे में बोला। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। भैया,
उसे देखते ही श्रेया डरे स्वर में कह उठी, मुझे बचा लो। फिक्र मत कर, तेरे को कुछ नहीं होगा चिंकी, देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। फिर बदमाश से बोला, क्या चाहता है तू? आगे बढ़े तो मैं इसे गोली मार दूंगा, बदमाश जल्दी से बोला। उसके बाद तेरा क्या होगा? देवराज चांद ने खतरनाक स्वर में कहा। तू लड़की को गोली मारेगा, हम गोलियों से तेरा शरीर छलनी कर देंगे। तू तो मर गया ना, क्या मिला तेरे को? बदमाश ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। लड़की को छोड़ दे, देवराज चौहान बोला। नहीं, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तुम तुम दोनों ने मेरे साथियों के साथ क्या किया? वो घबराए स्वर में बोला। बेहोश हैं दोनों, आधे घंटे में होश में होंगे। छोड़ लड़की को। कुछ सोचकर बदमाश बोला, मुझे जाने दो। जाओ, लड़की को छोड़ो और जाओ। लड़की मेरे साथ दूसरे कमरे तक जाएगी ताकि मैं यहां से बाहर निकल सकूं, बदमाश बोला। ठीक है, दरवाजे से हट जाओ ताकि मैं लड़की के साथ बाहर निकल सकूं। देवराज चांद और सोहनलाल एक तरफ हो गए। बदमाश श्रेया को उसी प्रकार थामे रिवॉल्वर पर रखे देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस काम के लिए मदन ने कितने नोट दिए? देवराज चौहान ने पूछा। बदमाश ने कोई जवाब नहीं दिया। धीमे धीमे आगे बढ़ता वो श्रेया को लपेटे में लिए दरवाजे से बाहर आ गया। वहां अपने साथियों को बेहोश पड़े देखा तो और भी घबरा गया। देवराज चौहान और सोहनलाल भी दूसरे कमरे में आ गए। बदमाश श्रेया को दरवाजे तक ले गया, दरवाजा खोला, फिर श्रेया को वहीं छोड़कर बाहर भागता चला गया। भैया! श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ी और देवराज चौहान की छाती से आ लगी। सब ठीक हो गया चिंकी, देवराज चौहान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब डरने की जरूरत नहीं। सोहनलाल ने ब्रीफकेस उठाया और रिवॉल्वर देवराज चौहान को वापस दे दी। तीनों बाहर आ गए। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन करके बताया कि श्रेया मिल गई है। जगमोहन को अंधेरी में मिलने को कहा। उसके बाद वो टैक्सी लेकर अंधेरी ईस्ट पहुंचे तो जगमोहन को वहां इंतजार करते पाया। श्रेया अब बेहतर थी, उसका डर कम हो गया था। श्रेया को देखकर जगमोहन खुश हुआ कि वह मिल गई। देवराज चांद ने जगमोहन को आज सुबह हुई गाड़ी पर हुए हमले और मदन का फोन आने के बारे में बताया। सुनकर जगमोहन गुस्से से भर उठा। खुद को सामान्य रखो, देवराज चौहान बोला। मैं मदन को उसकी हर हरकत का जवाब देने वाला हूं। वॉल्ट पर हाथ डालकर? जगमोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम श्रेया को बंगले पर छोड़ दो, बंगले के बाहर उतार देना और देखना कि ये बंगले में चली जाए। आप साथ में क्यों नहीं आ रहे भैया? श्रेया कह उठी। मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है चिंकी, शाम को मैं बंगले पर आऊंगा। फिर देवराज चांद जगमोहन से बोला, सोहनलाल मेरे साथ रहेगा, तुम ये काम करके अपने बंगले पर चले जाना। जगमोहन श्रेया के साथ कार में चला गया। मुझे अपनी कार उठानी है जो कि मदन के बंगले से कुछ दूर खड़ी है, सोहनलाल ने कहा। चलो। देवराज चांद ने टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाई। उसके बाद मैं तुम्हारे फ्लैट पर चलूंगा। तुम्हें तैयार होकर बढ़िया कपड़े पहनकर जरूरी कागजात लेकर मेरे साथ लक्ष्मीचंद वॉल्ट पर चलना है। हम वहां केबिन किराए पर लेने जा रहे हैं। तुम मेरे पार्टनर के तौर पर मेरे साथ रहोगे। उनसे कहा जाएगा कि केबिन हम दोनों के जॉइंट नाम पर लेना है। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। टैक्सी मिली तो आधे घंटे में वो मदन के बंगले के पास जा पहुंचे। वहां से सोहनलाल ने अपनी कार उठाई जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर चढ़ी खड़ी थी। देवराज चांद ब्रीफकेस संभाले बगल में बैठा। कार दौड़ा दी सोहनलाल ने। देवराज चौहान ने फोन निकाला और मदन को फोन किया। मदन की आवाज फौरन कानों में पड़ी। श्रेया को लेकर तू क्या सोचता है कि तू बच जाएगा? मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं कमीने। तूने जो करना था अब कर लिया, अब ये देख मैं क्या करता हूं। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? श्रेया को ढूंढ लिया तो अपने को बहुत बड़ा उस्ताद समझने लगा। कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा और तेरे परिवार का जीना हराम कर दूंगा। मुझे हैरानी है कि तुमने श्रेया को कैसे ढूंढ। अभी तो तेरे को और भी बहुत हैरानियों का सामना करना है। मैं तेरे से कई बार कह चुका हूं कि मैं सूरज नहीं। भाड़ में जा, तू जो भी हो। वो बंगला मेरा है, मेरे हवाले कर दे, वरना तूने अब तक जो किया है तेरे को जल्दी उसका जवाब मिलने वाला है, देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। तुझे आज तक इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो पाया कि तू किससे झगड़ा कर रहा है।
बहुत लंबी हो गई है तेरी जुबान। मैं अब तेरे को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही उधर से मदन ने फोन बंद कर दिया। क्या बोला वो? सोहनलाल ने पूछा। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कहे। श्रेया के हाथ से निकल जाने से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उसने तो सोच रखा होगा कि कल चौथा दिन है, तुम मजबूर होकर बंगला उसके नाम कर दोगे। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कहा। मदन को तगड़ी चोट मिली है। गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है, हमें सावधान रहना होगा। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। मुझे अभी भी जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मदन भी जो है ना उसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन अगर ये साजिश होती तो मतलब वो बंगले पर वो पुलिस वाला कह रहा है कि मैं कई कितने दसियों सालों से जानता हूँ सूरज साहब को। मतलब वो आदमी वहां रह रहा है, चलो पुलिस वाला बेईमानी कर रहा हो तो भी 10 साल से नहीं तो कम से कम साल भर से तो जानता ही होगा। इतना झूठ तो न बोल सकता वो कि अभी एक दिन पहले ही जानना शुरू किया हो। अगर साल भर से भी वो जानता है कि उस बंगले पर, और वो बंगला 200 करोड़ का है, उस बंगले के पीछे लड़ाई है, या तो ऐसा है कि वो बंगला किराए पे लिया हुआ है और इस लड़ाई के चक्कर में वो सिर्फ देवराज चौहान को फंसा कर और ये डकैती करवाना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा। चल जाएगा, पता चल जाएगा। कितनी दूर है? कितने कितने रह गए अब? 1 मिनट। 4 ये, 100 वो, 104 पन्ने की मार है। पता चल ही जाएगा। 104 पन्ने पढ़ने के बाद हमें ठीक से पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो ज्यादा चिंता नहीं करते, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने तो लाइक करना शुरू कर दिया है। हो सकता है मेरा मैसेज लेट पहुंच रहा हो, किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन अवश्य दबाया करिए। जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करते हैं प्लीज एक बार उससे पहले ही लाइक दबा दिए कीजिए। एक्चुअली क्या है, मुझे किसी ने कहा है कि उससे ना वीडियो की रीच बढ़ जाती है। अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना? मैं जानता था। तो चलिए, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कहानी वार्ता सुनते रहें अपने दोस्त विक्रम के साथ। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से लाऊं, लेकिन क्या कहते हैं उसे, जो पारिवारिक वो होती है ना, उनमें बस एक ही एपिसोड ला सकता हूं मैं एक दिन का। ये लिमिटेशन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बाकी कोई दिन खाली नहीं जाने वाला, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।